हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की इतिहास की बुक से चैप्टर नंबर 4 मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी की पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं मनसबदार और जागीरदार से। यहाँ लिखा है, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। यानी कि जैसे जैसे मुगलों का साम्राज्य बढ़ता गया, उनका क्षेत्र बढ़ता गया, जैसे जैसे वो कई क्षेत्रों को जीतते चले गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को, यानी कि अलग अलग समाज के रहने वाले जो सदस्य थे उनको प्रशासन में नियुक्त करना शुरू कर दिया। अपनी प्रशासन में उन्हें नौकरी देना शुरू कर दिया, एक पोस्ट देना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की यानी तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। यहाँ लिखा है कि शुरू शुरू में जब जो मुगल थे उन्होंने क्षेत्र को जीतना शुरू कर दिया था और अपने साम्राज्य का विस्तार उन्होंने करना शुरू कर दिया था, तो शुरू शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की यानी तुरानी थे, यानी कि उनके मुगलों के जो दरबार थे उनमें जो ऊंचे पोस्ट पाने वाले थे, जो एक अधिकार पाने वाले थे, जो नौकरी पाने वाले थे, वो कौन थे? वो ज़्यादातर सरदार हुआ करते थे, जो कि या फिर ज़्यादातर तुर्की यानी तुरानी हुआ करते थे। सरदार मीन्स पंजाबी, ज़्यादातर वो हुआ करते थे। लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ अब सरदार और तुर्की के साथ साथ मुगलों ने शासक वर्ग में, यानी कि जो मुगल थे वो किसी क्षेत्र में किसी एक को अधिकार देते थे कि वो वहाँ पर जाकर अधिकार करे और वहाँ से टैक्स वसूले और वहाँ पर शासन करें। लेकिन ये जो सारी बातें थी वो किसके अंडर में रहेंगी? वो बादशाह के अंडर में रहेंगी। तो इस तरह से मुगलों ने शासक वर्ग में ईरानियों को, भारतीय मुसलमानों को, अफगानों को, राजपूतों को, मराठों को और दूसरे समूह को सम्मिलित किया। उन्हें भी उन्होंने अधिकार दिया। मुगलों ने उन्हें भी एक क्षेत्र का अधिकारी बनाया। मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकरशाह होते थे, जो मुगलों की सेवा किया करते थे, वो मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। मनसबदार किसे कहा जाता था? मनसबदार शब्द का जो यूज़ है ऐसे लोगों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब मिला होता था, यानी कि जिन्हें कोई सरकारी हैसियत मिली होती थी या फिर जिन्हें कोई सरकार की तरफ से, बादशाह की तरफ से कोई पोस्ट मिलता था, उन्हें ही मनसबदार कहा जाता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। अब ये जो मनसबदार है, ये कैसी व्यवस्था थी? ये मुगलों के जरिए चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद यानी कि पोस्ट, वेतन यानी कि सैलरी और सैन्य उत्तरदायित्व यानी कि सेना के लिए मनसबदारों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो निर्धारित किए जाते थे। किसे मनसबदार बनाया जाएगा, कौन सा क्षेत्र दिया जाएगा, किस तरह का पोस्ट होगा, उनकी सैलरी क्या होगी, उनके ऊपर सेना की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ये सारे निर्धारित किए जाते थे। और ये कैसी व्यवस्था थी? ये श्रेणी व्यवस्था थी। हर एक पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे और उन्हें मनसबदार बनाया जाता था। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। यहाँ लिखा है जो पद है, वेतन है, उसकी जो निर्धारण है वो कैसे होती थी? वो जात की नंबर पर डिपेंड था। जात की जो संख्या थी वो जितनी ज़्यादा होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती थी और उनका वेतन भी उतना ही ज़्यादा होता था। यहाँ हम जात के बारे में पढ़ लेते हैं। 5000 जात वाले अभिजातों का 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? यानी कि पहले मुगलों के दरबार में 5000 जात की पदवी के थे, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। इसका ये मतलब था कि अब राज्य का जो खर्चा था वो बढ़ गया था। जात मीन्स वर्ण व्यवस्था के आधार पर जात होता है और अभिजात मीन्स जिनको अधिकार मिलता है कि वो शासन करे, जिन्हें ऊंचा समझा जाता है। इस तरह से यहाँ लिखा है कि जात की जो संख्या थी वो जितनी ज़्यादा होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी। यानी कि जिन जातों की जो संख्या थी जितनी ज़्यादा होती थी उन्हें उतना ही प्रतिष्ठा दिया जाता था, वो उतना ही राजा के दरबार में, बादशाह के दरबार में
अभिजात की जो प्रतिष्ठा थी वो बढ़ जाती थी। जितनी ज़्यादा संख्या जिस जात की होगी वो उतना ही बादशाह के दरबार में होंगे, और इस तरह से जो बादशाह के दरबार में होते थे ऐसे अभिजातों की जो प्रतिष्ठा थी वो बढ़ जाती थी और उनका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे, और बादशाह की तरफ से जो सेना की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। अगर बादशाह ने किसी को मनसबदार बनाया है तो जिस क्षेत्र का उन्होंने मनसबदार बनाया है, जिस सेना के रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने दी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उस मनसबदार को घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे, वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। जो मनसबदार होते थे वो सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे, यानी कि मनसबदार जो भी सवार रखते थे उनके एग्जामिन के लिए, उनके निरीक्षण के लिए वो लाते थे। कहाँ लाते थे? बादशाह के दरबार में लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे, और जो मनसबदार होते थे उनके पास जो सैनिक होते थे उनके घोड़ों को वो दगवाते थे ताकि वो निशान देते थे कि ये किसके घोड़े हैं, एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे, और मनसबदार जिन सैनिकों को रखते थे उनका पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद भी उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था, और इन कार्यवाहियों के बाद ही, यानी कि ये सारे काम करने के बाद ही, सवारों का निरीक्षण करवाने के बाद, सैनिकों के घोड़ों को दगवाने के बाद, सैनिकों का पंजीकरण करवाने के बाद ही मनसबदारों को, सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। इससे ये पता चलता था कि कौन से सैनिक किस मनसबदार के हैं, और कौन सैनिक है और कौन सा घोड़ा है। इस तरह से जो निरीक्षण के बाद और घोड़ों को दाग लगवाने के बाद और सैनिकों का पंजीकरण करवाने के बाद ही जो मनसबदार हुआ करते थे उनको सैनिकों को सैलरी देने के लिए पैसे मिलते थे। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन एकताओं के समान थी। यहाँ लिखा है कि मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, यानी कि मनसबदार को वेतन कैसे मिलता था? मनसबदार को वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जिससे टैक्स वसूला जाता था, ऐसी भूमि के रूप में उन्हें वेतन मिलता था, जिन्हें जागीर कहा जाता था, और जो तकरीबन एकताओं के समान थी। और ये जो जागीर थे वो किसके समान थी? एकताओं की जैसी थी। एकता क्या होते हैं? एकता मीन्स बादशाहों के जरिए दी जाने वाली जो ज़मीन होती थी उन्हें एकता कहा जाता था, और इसके जो मालिक थे वो कौन होते थे? सामंत होते थे। क्षेत्र को सामंतों के बीच में बांट दिया जाता था, जिन्हें एकता कहा जाता था। ये जो जागीर थे वो एकताओं के समान थे, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। मुक्ति किसे कहा जाता है? बादशाह के जरिए जो ज़मीन दी जाती है उसे कहा जाता है एकता, और जिसे ये ज़मीन दी जाती है उसे कहा जाता है मुक्ति। यहाँ लिखा है, लेकिन जो मनसबदार हुआ करते थे वो मुक्तियों से अलग अपने जागीरों पर नहीं रहते थे। मनसबदार को एक क्षेत्र दे दिया जाता था कि वो वहाँ से टैक्स वसूले, और वही उनका वेतन हुआ करता था। और जो मुक्ति हुआ करते थे वो एक उन्हें राजा की तरफ से क्षेत्र दिया जाता था, और वो वहाँ से टैक्स वसूलते थे और मुक्ति उसी क्षेत्र में रहा करते थे। लेकिन मनसबदार को जो क्षेत्र दिया जाता था वो उस क्षेत्र में नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। यानी कि मनसबदार को जो क्षेत्र दिया जाता था उन पर वो मनसबदार प्रशासन नहीं करते थे, वहाँ से वो टैक्स वसूलते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। अब जो मनसबदार थे, जिन्हें जो ज़मीन दी जाती थी, जो क्षेत्र दिया जाता था बादशाहों की तरफ से, ऐसे मनसबदारों के पास अपनी जागीरों से जो ज़मीन दी जाती थी बादशाहों की तरफ से वो क्या कहलाया? जागीर कहलाया। और मनसबदारों के पास अपनी जागीरों से सिर्फ राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था, उन्हें उस ज़मीन से सिर्फ टैक्स वसूल करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, और ये जो टैक्स था वो कौन वसूलते थे? मनसबदारों के जो नौकर हुआ करते थे वो मनसबदारों के लिए इकट्ठा करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। जबकि जो मनसबदार होते थे वो खुद देश के किसी दूसरे भाग में सेवारत रहते थे, सेवा करते थे। अब क्यों करते थे? क्योंकि जो मनसबदार होते थे उनके ऊपर सेना की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी। अब सेना जो होती थी वो कई क्षेत्रों को जीतने के लिए इधर उधर भी जाया करती थी, कई क्षेत्रों को जीतने के लिए जाया करती थी। तो उन सारी सेना के साथ भी कौन होते थे? मनसबदार होते थे। इसलिए जो मनसबदार होते थे उन्हें जो ज़मीन बादशाह की तरफ से जागीर के रूप में दी जाती थी, मनसबदार उसके ऊपर रहा नहीं करते थे, वहाँ से सिर्फ टैक्स वसूलने का उनका अधिकार था, और वो टैक्स मनसबदारों के लिए उनके नौकर वसूलते थे। और जो मनसबदार थे वो देश की किसी दूसरे भाग में सेवारत रहते थे, देश के किसी दूसरे भाग में वो सेवा करते थे।
अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। अकबर का जब शासनकाल था तो उनके शासनकाल में इन जागीरों का यानी कि जो ज़मीन दी जाती थी मनसबदारों का, ऐसी ज़मीनों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व यानी कि ताकि इनसे जो मिलने वाला टैक्स है वो मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब जब औरंगजेब का शासनकाल था तो उस वक्त स्थिति बदल गई थी। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। अब जो भी ज़मीन से जो टैक्स प्राप्त होता था, वो जो राजस्व था वो मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। जितना मनसबदार को बादशाह की तरफ से वेतन मिलता था, उससे कम राजस्व कहाँ से मिलता था? जागीरों से मिलता था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। यहाँ लिखा है कि चूँकि जो मुगल साम्राज्य थी वो दूर दूर तक फैली हुई थी, इसलिए मनसबदारों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और चूँकि मनसबदारों की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से उन्हें जागीर मिलने से यानी मनसबदारों को जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। एक तो उनकी जो वेतन थी वो ज़्यादा उनकी जितनी वेतन थी उससे कम ही किसी क्षेत्र का राजस्व मिल रहा था, यानी जिन मनसबदारों को जो क्षेत्र दिया गया था, जो ज़मीन दी गई थी, उसे जो राजस्व मिल रहा था वो मनसबदारों के वेतन से कम था। और चूँकि मनसबदारों की संख्या ज़्यादा हो गई थी, इसलिए उन्हें वेतन के लिए जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई, और ये जितने भी कारण थे इसकी वजह से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। जागीर किसे कहते हैं? जागीर जो बादशाह की तरफ से जो ज़मीन मनसबदारों को दी जाती थी उन्हें जागीर कहा गया। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर ये कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें, और इसी की वजह से कई जागीरदार जो थे जागीर रहने पर ये कोशिश करते थे, ये ज़मीन रहने पर ये कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकते हैं, जितना वो टैक्स वसूल कर सकते हैं कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया, और अपने शासनकाल के अंतिम सालों में औरंगजेब ने क्या किया? जब औरंगजेब का शासन था, औरंगजेब ने अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और इसी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो जागीरदार होते थे वो ये सोचते थे, ये कोशिश करते थे कि वो जितना राजस्व वसूल कर सकते हैं वो कर लें। और ये जो परिवर्तन था, औरंगजेब ने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं किया, यानी कि जो औरंगजेब का जब शासन था, अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया, और इस कारण से किसानों को ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे जब्त और ज़मींदार के बारे में। यहाँ लिखा है, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों के उपज से मिलने वाला राजस्व था। अब मुगलों की आमदनी कैसे होती थी? मुगलों की इनकम कहाँ से होती थी? तो मुगलों की जो आमदनी का मेन साधन था वो किसानों के उपज से मिलने वाला राजस्व था। किसान जो भी उपज किया करते थे वो लगान के रूप में, वो टैक्स के रूप में बादशाह को दिया करते थे। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। ज़्यादातर जगहों पर क्या होता था कि जो किसान थे, ग्रामीण कुलीनों यानी कि जो गांव के जो कुलीन थे, गांव के जो अमीर थे, गांव के जो मुखिया थे या गांव के जो स्थानीय सरदार थे, उन्हीं के माध्यम से बादशाह को राजस्व दिया करते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अब जो भी राजस्व बादशाहों को दिया जाता था किसानों की तरफ से, वो किसके जरिए दिया जाता था? वो मध्यस्थों के जरिए दिया जाता था। अब किसान डायरेक्टली जाकर के जो मुगल बादशाह हुआ करते थे उनके दरबार में तो राजस्व नहीं देंगे, वो किसी न किसी के ज़रिए देंगे। तो जो किसान जिनके ज़रिए देते थे वो कौन थे? वो मध्यस्थ थे। मध्यस्थों के लिए जो मुगल थे वो सभी मध्यस्थों के लिए, चाहे वो स्थानीय ग्राम के मुखिया हों यानी किसी गांव के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली वो सरदार हो, मुगल एक ही शब्द का यूज़ करते थे, ज़मींदार शब्द का वो यूज़ किया करते थे। मुगल चाहे गांव का कोई मुखिया हो या शक्तिशाली सरदार हो, उन्हें ज़मींदार ही कहा करते थे, क्योंकि ये जो ज़मींदार होते थे वो पहले किसानों से टैक्स लेते थे, किसानों से राजस्व लेते थे, फिर वही राजस्व इकट्ठा करने के बाद वो बादशाह को दिया करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 तक की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया।
अकबर के एक राजस्व मंत्री थे जिनका नाम था टोडरमल। उन्होंने 10 साल की कालावधि के लिए, यानी कि 10 साल के समय के लिए कृषि की पैदावार, किस तरह से कृषि हो रही है, कृषि की पैदावार कितनी है, फसल किस तरह से उग रहे हैं, फसलों की उपज कितनी है, उनकी कीमत क्या है, कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक उन्होंने सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर यानी राजस्व निश्चित कर दिया गया। और जो भी आंकड़ा मिला, टोडरमल ने इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर मीन्स राजस्व टैक्स निश्चित कर दिया। जितना उपज होगा उसी के अकॉर्डिंग टैक्स दिया जाएगा। प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। यह लिखा है कि हर एक सूबा किसे कहा जाता है? प्रांत को। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया, यानी कि किस मंडल से टैक्स वसूला जाएगा, इस तरह से राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। और प्रत्येक मंडलों की हर फसल के लिए अलग, अब एक तरह के तो फसल नहीं हुआ करते थे, अलग अलग तरह के फसल हुआ करते थे, तो हर फसल के लिए राजस्व दर यानी कितना टैक्स देना है उसकी अलग से सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। अब ये जो टैक्स लेने की जो ये व्यवस्था थी उसे जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। यहाँ लिखा है कि ये जो व्यवस्था थी, जो जब्त व्यवस्था थी, उन जगहों पर ज़्यादा फेमस थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी यानी कि मुगलों के जो अधिकारी थे, मुगलों के जो नौकर हुआ करते थे, जो ऊंचे पोस्ट पर रहने वाले जो अधिकारी थे, उनके भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। और ऐसा जो निरीक्षण था वो गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। आगे लिखा है, कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कुछ क्षेत्रों में जमींदार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, उनके अंडर में सेना भी थी, वो मुगल प्रशासकों के द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे, बादशाह के खिलाफ भी जा सकते थे, लड़ाइयाँ भी लड़ सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। कभी कभी क्या होता था कि एक ही जाति के जो जमींदार हुआ करते थे, एक ही जात के जमींदार जो हुआ करते थे और जो किसान हुआ करते थे, वो मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे, मिलकर लड़ाई लड़ते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी और 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे जो किसान थे जो मिलकर बादशाह के खिलाफ विद्रोह करते थे, ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। यानी कि मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, लेकिन ऐसे जो किसान थे वो मुगलों के लिए, मुगलों की तरफ से जो शोषण किए जाते थे, जो टैक्स लिया जाता था, जिस तरीके से टैक्स लिया जाता था, टोडरमल ने जो व्यवस्था बनाई थी, तो इसके जरिए जो टैक्स लिया जाता था, तो कभी कभी जो एक ही जाति के जो ज़मींदार हुआ करते थे, किसान हुआ करते थे, वो मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। तो ऐसे जो किसान होते थे उन्होंने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी, यानी कि वो उनके खिलाफ हो गए। यहाँ एक चित्र दी गई है, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। इस चित्र के बारे में यहाँ लिखा है, शाहजहाँ के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे, यानी कि शाहजहाँ का जब शासनकाल था, शाहजहाँ का जब राजकाल था, जब वो राज क्या करते थे, उस वक्त का एक लघु चित्र का ब्यौरा यहाँ दिया गया है। यहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है और इस चित्र में जहांगीर के समय में जो भ्रष्टाचार था उसको दिखाया गया है। यहाँ दो चित्र बताया गया है। पहला है भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, दूसरा एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए। ये जो पहला चित्र है इसमें क्या दर्शाया गया है? इसमें दर्शाया गया है कि एक भ्रष्ट अधिकारी है जो कि रिश्वत ले रहा है, जो कि मुगल बादशाह के नौकर है, वो मुगल बादशाह के लिए काम करता है, लेकिन फिर भी वो भ्रष्ट अधिकारी है और वो रिश्वत ले रहा है। दूसरा जो पिक्चर है उसमें ये दर्शाया गया है कि एक कर अधिकारी, यानी कि एक कर वसूलने वाला, टैक्स वसूलने वाला जो अधिकारी है वो गरीब किसान को सजा दे रहा है। यहाँ पर गरीब किसान को सजा देते हुए ये एक कर अधिकारी दर्शाया गया है। आगे लिखा है अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबरनामा और आईने अकबरी क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अकबर ने क्या किया? अकबर ने अपने करीबी दोस्त और दरबारी जिनका नाम था अबुल फजल, उनको ये ऑर्डर दिया कि वो उसके शासनकाल का, यानी कि अकबर किस तरह से शासन करते हैं, उनके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने ये इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। अबुल फजल ने ये जो इतिहास लिखा था वो 3 जिल्द में लिखा था और इसका जो
हेडिंग था वो क्या था, इसका हेडिंग, इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। पहली जो उन्होंने जिल्द लिखी थी उनमें अकबर के पूर्वज कौन थे उनके बारे में बयान है और दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है। यानी कि दूसरी जिल्द में अकबर किस तरह से शासन किया करते हैं और उनके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है। और ये जो जिल्द है वो अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। आगे लिखा है तीसरी जिल्द जो है वो आईने अकबरी है। यानी कि जो उन्होंने तीसरा जिल्द लिखा था वो कौन सा लिखा था, वो आईने अकबरी लिखा था। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। उन्होंने जो तीसरा जिल्द लिखा था उसमें अकबर के प्रशासन, उनका घराना, सेना, राजस्व यानी टैक्स और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। अबुल फजल ने कितने जिल्द में जो इतिहास लिखा था, 3 जिल्द में लिखा था। इसका शीर्षक क्या है, इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में उन्होंने किसके बारे में बयान दिया है, पहली जिल्द में उन्होंने अकबर के पूर्वजों का बयान है। दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। आगे लिखा है इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। जो आईने अकबरी है इसमें समकालीन भारत यानी कि अकबर जिस समय शासन कर रहे थे उस समय भारत के जो लोग थे उनकी परंपराएं कैसी हैं, संस्कृति कैसी हैं, उनका भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। जो आईने अकबरी है उसका सबसे रोचक आयाम क्या है, उसका सबसे रोचक आयाम विविध प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे कि फसलों के बारे में लिखा है, पैदावार के बारे में लिखा है, कीमतों के बारे में लिखी हुई है, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी जो विवरण है इसके बारे में आईने अकबरी में लिखा हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां का नाम क्या था, नूरजहां का नाम था मेहरुन्निसा। जब उन्होंने 1611 में जहांगीर से शादी कर ली तो उन्हें नूरजहां की उपाधि मिली, नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। जो नूरजहां थी वो हमेशा जहांगीर के लिए वफादार रही और उनको समय समय पर उन्होंने सहयोग दिया, यानी कि उनकी मदद की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए जिनमें एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। यह लिखा है कि नूरजहां की इज्जत में, नूरजहां के सम्मान में, नूरजहां के रिस्पेक्ट में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। उस चांदी के सिक्के में एक और खुद के खिताब उत्कीर्ण थे, उनकी तारीफें उत्कीर्ण थी, उनकी उपलब्धियां उत्कीर्ण थी और दूसरी ओर चांदी के सिक्के के दूसरी ओर एक वाक्य लिखा था। वो वाक्य क्या था, रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ, यानी कि रानी बेगम नूरजहां के नाम से ये चांदी का सिक्का गढ़ा हुआ है। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश यानी फरमान है। आदेश को क्या कहा जाता है, आदेश को फरमान कहा जाता है। चौकोर मोहर बताती है उदात्त और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। यहाँ लिखा है कि जो चौकोर मोहर थी वो ये बताती है, ये जो चौकोर मोहर है वो ये बताती है कि जो महान महारानी है नूरजहां, उनके नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश है। यानी कि ये मोहर जहाँ पर भी लगी होती थी इसका मतलब ये था कि वो आदेश किसका है, वो आदेश नूरजहां का है। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। जो गोल मोहर है इसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि शाह जहांगीर यानी जो बादशाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा और जैसी वैभवशाली बन गई, यानी कि जहांगीर के तेज से, जहांगीर के इफेक्ट से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई, वो बहुत इफेक्टिव बन गई, उनका अपना एक रुतबा बन गया। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। और ये जो मोहर था इसे इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि ये कामना वो करते थे कि नूरजहां पादशाह इस ज़माने की सर्वोत्तम महिला बने। यहाँ क्या लिखा है, जब सिक्के चांदी के सिक्के जब जहांगीर ने चालू किए थे, जारी किए थे, तो एक तरफ अपने बारे में उन्होंने तारीफ उत्कीर्ण की थी, खिताब उनकी उपलब्धि उत्कीर्ण की थी और दूसरी और ये वाक्य था, क्या वाक्य था, रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ, यानी ये जो चांदी का सिक्का है वो रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे सुलह कुल। अकबर के सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। अकबर की एक नीति थी जिसका नाम था सुलह कुल। इस नीति का उनके पुत्र अकबर के पुत्र जहांगीर ने इस तरह वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है।
जहांगीर ने किस तरह से इसका वर्णन किया है? उन्होंने इस तरह से वर्णन किया है कि ईश्वरीय अनुकंपा से, यानी कि जो गॉड है उनके अनुकंपा से, उनके रहमत से, उनकी दुआओं से विस्तृत आंचल में सभी वर्गों, यानी जितने भी वर्ग हैं, जितने भी धर्म के अनुयायी है, उनकी एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ लिखा है कि जहांगीर ने कहा कि इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, यानी कि जो अकबर का विशाल साम्राज्य है उसमें, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती हैं, जो सीमा थी, जो साम्राज्य था, उसकी जो सीमा थी वो क्या सिर्फ थी? वो सिर्फ समुद्र थी, समुद्र से ही निर्धारित होती थी। जो विरोधी धर्म के अनुयायी हैं और तरह तरह के अच्छे बुरे विचार हैं, उनके लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था, यानी कि ये जो साम्राज्य था, यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था, यहाँ असहिष्णुता नहीं थी। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। और जहांगीर ने वर्णन करते हुए लिखा कि यहाँ सुन्नी और शिया, यानी कि ये जो सुलह कुल थी, ये जो नीति थी, इस नीति में सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वरिक शांति, सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। और यहाँ लिखा है कि जो अकबर थे, उन्होंने जो सुलह कुल की नीति बनाई थी, उनके सुसंगत तरीके से सार्वरिक शांति का मतलब होता है सुलह कुल, यानी कि सबकी शांति के सिद्धांत का पालन किया। अब हम लोग पढ़ेंगे 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य कैसा था और 17वीं शताब्दी के बाद मुगल साम्राज्य कैसा था। यहाँ लिखा है, मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। मुगल साम्राज्य की जिस तरह से प्रशासनिक नीति थी, उनकी जो सैनिक कुशलता थी, उसके आधार पर उसके फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसे कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है। जो विदेशी यात्री हुआ करते थे, उन्होंने वैसा धनी देश बताया, यानी कि जो भारत है उसको धनी देश बताया, जैसे कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है। क्यों? क्योंकि मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी थी, उनकी सैनिक कुशलता अच्छी थी, इसके फलस्वरूप ही आर्थिक रूप से और वाणिज्यिक समृद्धि हुई थी। इस वजह से जो विदेशी यात्री थे, उन्होंने वैसा धनी देश बताया जैसे कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है। जैसा किस्से कहानियों में बताया गया है, वैसा ही यात्रियों ने इस देश को धनी देश बताया। परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। लेकिन जो यही यात्री थे, वो इसी प्रचुरता के साथ, जिस तरीके से आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि हुई थी, इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता मीन्स गरीबी को देखकर विस्मित रह गए, यानी कि हैरान रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। जो सामाजिक असमानताएं थी, जो समाज में ऊंच नीच का भेदभाव था, ये साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वीं वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8000 में से 445 ही थे। यहाँ लिखा है कि शाहजहां के शासनकाल में, जब शाहजहां अपना शासन कर रहे थे, उनके शासनकाल के 20वें वर्ष के जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो दस्तावेज थे, उन दस्तावेजों की मदद से हमें ये पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको ऊंचा पोस्ट प्राप्त था, वो कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। यहाँ लिखा है कि जो कुल मनसबदार थे, उनकी एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का, यानी कि साम्राज्य का जो अनुमानित राजस्व है, जो अनुमान किया हुआ जो टैक्स है, उसका 61.5% खुद उनके और उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था, उन्हीं को दे दिया जाता था। जो मनसबदार हुआ करते थे, टैक्स का 61.5% उन्हीं मनसबदारों को दे दी जाती थी और उनके सवारों को वेतन के रूप में दे दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। जो मुगल सम्राट होते थे और उनके जो मनसबदार होते थे, वो अपनी इनकम का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। मनसबदार अपने नौकर को देते थे और मुगल बादशाह मनसबदारों को देते थे, नौकरों को देते थे और वस्तुओं पर वो खर्च किया करते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, जो कि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। यहाँ लिखा है कि जो भी मनसबदार खर्च किया करते थे, मुगल सम्राट खर्च कर दिया करते थे। ये जो खर्चे हैं, इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को फायदा होता था, क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, क्योंकि वो वस्तुओं की पूर्ति करते थे और फसलों की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। लेकिन टैक्स का बोझ इतना
इतना ज़्यादा था कि प्राथमिक उत्पादक कौन थे? ऐसे किसान जो फसल उगाया करते थे, और ऐसे शिल्पकार जो शिल्पकारी किया करते थे। ऐसे जो किसान होते थे, शिल्पकार होते थे, उनके ऊपर टैक्स का भार था। उनके पास निवेश के लिए यानी कि पूंजी के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे, और इनमें से जो बहुत ज़्यादा गरीब थे वो मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। और ये जो किसान होते थे, ये जो शिल्पकार होते थे, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हुआ करते थे, जिनके पास निवेश के लिए, जिनके पास पूंजी के लिए बहुत कम धन बचता था, या फिर जो बहुत ज़्यादा गरीब थे, जिनके जो मुश्किल से ही पेट भर पाते थे, ऐसे जो किसान थे, ऐसे जो शिल्पकार थे, वो उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए, फसलों के उत्पादन के लिए और शिल्पकारी के लिए एक्स्ट्रा संसाधनों में, औजार और दूसरी वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना धन बचता ही नहीं था। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। और ऐसी जो अर्थव्यवस्था थे, इसमें ज़्यादा धनी किसान जो थे, यानी कि जो अमीर किसान थे, जो शिल्पकारों के जो समूह थे, व्यापारी थे और महाजन थे, वो ज़्यादा फायदा उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जो मुगलों के जो कुलीन वर्ग थे, जो अमीर थे, उनके हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, बहुत ज़्यादा दौलत थी, बहुत ज़्यादा संसाधन थे, जिनकी वजह से 17वीं सदी के लास्ट वर्षों में, अंतिम वर्षों में वे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, बहुत ज़्यादा वो धन से संपन्न हो गए, उनके पास संसाधन थे। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। यहाँ लिखा है कि जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, मुगल जो साम्राज्य था वो पतन की ओर बढ़ने लगा, मुगल सम्राट खात्मे की ओर बढ़ते गए, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो सम्राट के सेवक थे, जो बादशाहों के नौकर थे, जो बादशाहों के सेवक थे, जो बादशाहों की सेवा करते थे, खुद ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास धन था, उनके पास संसाधन था। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए, यानी कि वो अब शासन करने लगे थे। ऐसे जो कुलीन वर्ग थे, जो मुगल सम्राट की जो सत्ता थी वो पतन की ओर बढ़ रही थी, और इसीलिए जो कुलीन वर्ग थे, जिनके पास धन था, संसाधन था, ऐसे कुलीन वर्ग ने कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे। हालांकि ऐसे जो कुलीन वर्ग थे वो हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमा रहे थे, लेकिन फिर भी वो दिल्ली के मुगल सम्राट को मालिक के रूप में, स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे। तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे, और इसके बाद 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत, कई सूबा अपनी स्वतंत्र राजनीतिक, यानी कि वो किसी के अंडर में नहीं थे, स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।